जले मन मेरा भी कैसे सहमिलन को अनामिका तो इधर से। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब। मैं उत्सव स्वागत करता हूं आपका ज़िरकॉन इग्नाइटेड में। तो आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं ना, उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और तुम लोगों को लग रहा होगा यार इस चैप्टर में बोरिंग बोरिंग सी चीजें आती हैं, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर, क्यों पढ़ते हैं हम लोग इस बोरिंग चीजों को। पर ऐसा नहीं है यार। मान लो कि तुम पॉलिनोमियल जो है वो तुम्हारी खुद की जिंदगी है। तो तुम्हारी जिंदगी कभी ऐसे एक्स स्क्वायर की तरह स्मूथ होती है, कभी जहां पे तुम्हारा लाइफ एकदम सेट है, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। कभी कभी तुम्हारी जिंदगी में टेंशन आ जाता है एक्स क्यूब की तरह। जैसे अभी तुमको टेंशन आने वाला है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और तुमको डर लग रहा है यार इतनी पढ़ाई करी, पता नहीं कैसा होगा रिजल्ट, है ना। तो कभी कभी एक्स स्क्वायर की तरह तुम्हारी लाइफ स्मूथ होती है, कभी कभी एक्स क्यूब की तरह तुमको बहुत सारा टेंशन होने लगता है, अनप्रेडिक्टेबल। कभी कभी तुम्हारी जो लाइफ है वो बिल्कुल थम सी जाती है, बिल्कुल ऐसे रुक जाती है। ये किसका ग्राफ है? अगर इसको तुम ग्राफ में देखो तो ये कांस्टेंट का ग्राफ है, ठीक है, कांस्टेंट का। तो कभी ऐसा होता है तुम्हारी लाइफ स्मूथ चल रही है, कभी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल, और कभी थम सी गई है तुम्हारी जिंदगी। तो ये तो बस ऐसी ही होगी कि पॉलिनोमियल को तुम अपना जिंदगी मान के सोचो तो कैसा लगेगा। बट पॉलिनोमियल ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हम लोग रियल लाइफ में। देखो 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 देखो, मान लो कि तुमको बिजनेस चालू करना है, तुमने ऑर्नामेंट्स बेचने का बिजनेस चालू करना चाहा कि पापा 5 लाख रुपए दे दो, गहने बेचेंगे और करोड़पति बन जाएंगे। तो तुम गए अपने फादर के पास कि पिताजी सुनते हो, हमें दो 5 लाख रुपए। पापा तुमको देते हैं 5 लाख रुपए की, लो बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी, बन जा करोड़पति। ठीक है, तुमको 5 लाख रुपए मिल गए, तुम 5 लाख रुपए लगा दिए। इस ग्राफ को समझते हैं कि ये एक्सपेंडिचर का ग्राफ है। जो तुमने खर्चा किया वो इधर दिखेगा और जो तुमने टाइम लगाया वो इधर दिखेगा। तो मान लो स्टार्टिंग में तुम्हारा खर्चा कितना था, 5 लाख रुपए। पर जैसे जैसे तुम्हारा बिजनेस आगे बढ़ रहा होगा तुम्हारे खर्च बढ़ जाएंगे। तुम स्टाफ रखोगे, बोलो हाँ कि ना, स्टाफ को खर्च देना पड़ेगा। तुम्हारे घर में बिजली बिल आएगा बिजनेस में, उसको तो भरना पड़ेगा। जीएसटी भरोगे, उसको भरना पड़ेगा। तो धीरे धीरे तुम्हारे खर्चे 5 लाख से ऊपर चले जाएंगे। और इस ग्राफ को देखो तो ये कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का। इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पॉलिनोमियल है बेटा, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे पॉलिनोमियल के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स तुम लोग रियल लाइफ में यूज करते हो। तुमको बैंकिंग का कोई एप्लीकेशन हो, जैसे मान लो कि तुम एक बैंक में काम कर रहे हो, इन फ्यूचर मान लो तुम एक बैंक में काम कर रहे हो और तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। तो तुमको कुछ ऐसा कैलकुलेट करना है, इस तरह का तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि जिससे बैंक का जो है ना वो प्रॉफिट मैक्सिमम हो, कि बैंक कुछ ऐसा बिजनेस डिसीजन ले जिससे कि बैंक का प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो वहां पे भी ये ग्राफ मदद करेंगे। मान लो कि ये तुम्हारे प्रॉफिट का ग्राफ है, ठीक है, प्रॉफिट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, वर्सेस टाइम ग्राफ। तो शुरुआत में तुम्हारा बैंक जब नया ब्रांच खोलेगा तो प्रॉफिट कम हो रहा होगा, उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ रहा होगा। पर उसके बाद तुम ले लोगे एक गंदा सा बिजनेस डिसीजन, उसके बाद तुम्हारा प्रॉफिट घटना चालू हो जाएगा। तो इस तरह के ग्राफ जो पढ़ रहे हो, क्या ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल का ही तो ग्राफ है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अभी हम लोगों ने 2 एप्लीकेशंस को देखा, बिजनेस को कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। इसके और भी एप्लीकेशंस ऐसे हो सकते हैं। मान लो कि तुम 2 दोस्त हो और कार रेस कर रहे हो। तो कार जब चला रहे हो ना, तो तुम्हारी जो स्पीड है, तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ चेंज होगा, क्योंकि तुम कार में कभी एक्सेलरेटर दबाओगे, कभी ब्रेक दबाओगे। तो जिस हिसाब से तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा, 9th क्लास में हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया हुआ था, तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग डिफरेंट ग्राफ्स पढ़ते हैं और वहां पे भी हम लोग पॉलिनोमियल जैसे फंक्शंस को यूज करते हैं। तो वो रियल लाइफ में तुम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। फिर सर्किट डिजाइन हो गया, या फिर स्पेस में सैटेलाइट भेजना हो, उस तरह के एप्लीकेशंस हैं, वहां पे भी पॉलिनोमियल्स का हम लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स बस एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि बस 10th में पढ़ के पास हो जाना है। बस क्योंकि तुम 10th में हो तो पॉलिनोमियल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तुमको जब बाहर जाओगे, जब तुम बड़े क्लासेस में जाओगे, 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद और बड़े क्लासेस में, जब तुम जॉब कर रहे होगे, रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे काम कर रहे होगे, तब तुम पॉलिनोमियल का यूज देखोगे। कंस्ट्रक्शन में तुम देखते हो पॉलिनोमियल,
अरे ऐसे ब्रिजेस देखते हो कि नहीं, कि इस तरह से पिलर लगा हुआ है, इस तरह से ब्रिज है, तो ये वाली चीज क्या है बताओ, कुछ इस तरह का है, और ये है क्या, पॉलिनोमियल। तो सिर्फ अभी के लिए नहीं है कि तुम एग्जाम पास कर लो, अरे हाँ वो तो एक फैक्टर है ही, पर पॉलिनोमियल तुम लोग रियल लाइफ में भी यूज करोगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट तो है ये चीज, तुम लोग समझ गए, बोलो झूठ मत बोलो, समझ तो गए हो तुम लोग, थोड़ा बहुत तो आइडिया है तुम लोगों को। तो लेट्स सी कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और हम लोगों को सॉल्व करना है आज एनसीईआरटी वन शॉट में। तो पॉलिनोमियल के बारे में क्या कहता है भाई, बोल रहा है एन सॉरी एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ an x raised to power n an minus 1 x raised to power n minus 1 plus an minus 2 x raised to power n minus 2 dot 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 a1 x raised to power 1 plus a0 where an not equal to 0, a naught a1 a2 up to an are real numbers, ठीक है। पावर क्या होगा x का, पॉजिटिव इंटीजर, उसको पॉलिनोमियल बोलोगे, ठीक है। बिल्कुल अटपटा लग रहा है ना, क्या बोल रहा है ये, क्या बातें चल रही हैं, पर देखो कोई भी टर्म्स होते हैं ना, मान लो ये मैंने लिखा 5x, तो ये क्या पार्ट हुआ, ये पार्ट है कांस्टेंट, और ये क्या पार्ट हुआ, ये पार्ट है वेरिएबल का, ठीक है। अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस वाले अगर इक्वेशन को हम लोग यहां लिख के देखें, an x raised to power n plus a n minus 1 x raised to power n minus 1 dot 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 a1 x raised to power 1 plus a0 x raised to power 0। अब किसी भी चीज पे 0 पावर होगा, x raised to power 0, इसको क्या बोलोगे 1, तो इसीलिए इस चीज को 1 लिख रहे हो, तो इसको फाइनली a0 भी लिख सकते हो। तो अगर इसको कुछ इस तरह से देखो, 5 an क्या है यहाँ पे, a0 a1 a2 an रियल नंबर है, रियल नंबर कैसा दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है ना। तो an माइनस 1 इस तरह की चीजों के लिए हम लोग कोई एक नंबर ले रहे हैं जो कैसा है, जो कि एक कांस्टेंट है। तो ऐसे समझो, अगर n को मान लेते हैं, n को कोई भी नंबर मान सकते हैं, तो n को मान लेते हैं अभी के लिए 4, तो 5x रेज़ टू पावर 4 प्लस कुछ दूसरा रियल नंबर होगा ये an माइनस 1, मान लो कि इसको 3 मान लेते हैं, x रेज़ टू पावर, अब क्योंकि ये n है और ये n माइनस 1 है, तो यहां से एक पावर घट रहा होगा 3 प्लस डॉट 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 कुछ ऐसा चल रहा होगा, लास्ट में यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आ रहा होगा, उसको मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, तो 2x रेज़ टू पावर 1, x रेज़ टू पावर 1 को x ही रखोगे, फिर लास्ट में एक और कांस्टेंट मान लो, इसको 7 मान लेते हैं, तो अपना पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बहुत सारे टर्म्स को जोड़ के, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इस तरह से अलग अलग टर्म्स हैं, उन सबको जोड़ के क्या बना, बहुत सारे टर्म्स को जोड़ के क्या बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक टर्म जो कि यहाँ दिख रहा है तुम लोगों को, एक टर्म में एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है, तो उसी तरह से हर एक टर्म में एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल है, ठीक है। चलो, बोल रहा है ना कि इसमें an जो है वो 0 नहीं हो सकता, जो an है वो 0 नहीं हो सकता। मान लो इस वाले इक्वेशन में ये जो an है वो अगर 0 हो जाता, तो ये तो 5 की जगह क्या रख रहे होते 0, तो 0 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 कितना होता, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अंडा 0, तो ये टर्म तो हो ही नहीं रहा होता ना। तो चलो मान लो इस टर्म को हटा देते हैं, अभी ये टर्म हट जाने के बाद लग रहा है ना an यहाँ पे चला गया, सॉरी लग रहा है an यहाँ पे चला गया, पर फिर भी बोल रहा है an 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि चलो 0 मान के देखते हैं, इसको अगर फिर से 0 मान के देखो तो 0 इंटू समथिंग फिर से 0, इसको भी हटाना पड़ेगा, उसी तरह से इसको भी बाद में 0 रखोगे, इसका मतलब भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई टर्म ही नहीं बच पाएगा। इसीलिए an 0 ना हो ये हमारे लिए खास कंडीशन है, ठीक है। फिर बोल रहा है x पे जो पावर हो, इन सारी इक्वेशंस में जो x पे पावर रखते हैं हम लोग वो पॉजिटिव रखते हैं, x पे जो पावर है वो कैसा है, यहाँ पे 3 है। देखो ये एक एक्सप्रेशन है, तो ये इसका क्या है, कांस्टेंट, जो कि चीजें बदल नहीं रही हैं उसको कांस्टेंट बोल रहे हैं, और ये बदल रहा है ना, ये वेरिएबल है x की वैल्यू चेंज हो सकती है, कभी x 1 हो सकता है, कभी 0 हो सकता है, कभी 10 हो सकता है, कभी -10 हो सकता है,
तो ये है वेरिएबल, और ये क्या है, इसको बोलते पावर। ठीक है, चलो अब ये टर्म समझ में आया तुमको कि an 0 नहीं हो सकता। ये जो टर्म्स है an माइनस वन, a1, a0, इस तरह की जो चीजें हैं वो कैसी होनी चाहिए, रियल नंबर्स होनी चाहिए। और जो बोल रहा है कि x कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, तभी उसको पॉलिनोमियल बोलोगे। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब एग्जांपल इसने दे रखा है, देखो इस एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। एग्जांपल में क्या बोला भाई इसने बोला है कि जो 1/2 u क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u माइनस 4, एक बार फिर से यहां रखते हैं, माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u माइनस 4। देखो क्या ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है? क्यों? क्योंकि अपने पास एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है और चार टर्म है, और चारों टर्म्स को जोड़ रहे हैं, तो क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। टर्म्स कैसे बना? क्योंकि अपने पास एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट। इसमें वेरिएबल है u पे पावर 0 और u पे पावर 0 वापस से कितना हो जाएगा 1, इसीलिए उसको लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, भूल मत जाना, वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। चलो अब देखो बोल रहा है क्या इसका इसका an 0 है क्या, ये चीज 0 है क्या, an कितना है इसका 1/2। ठीक है, पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिया। फिर बोल रहा है कि a0, a1, a2, an ये सब कैसे होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। तो क्या ये रियल नंबर है, रियल नंबर है, रियल नंबर है, रियल नंबर है। ठीक है भाई, बोल रहा है कि x पे जो पावर होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। देखो यहाँ x पे पावर 3, x मतलब वेरिएबल, तो यहाँ वेरिएबल कौन सा है, u है, तो u पे पावर 3, यहाँ u पे पावर 2, यहाँ u पे पावर 1, पॉजिटिव है ना। तो ये सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करके आया, तभी तुम इसको क्या बोल रहे हो कि हाँ भैया ये तो पॉलिनोमियल है। अच्छा, तो ये वाली चीजें देखो, इसमें क्या बोल रहा है ना कि u क्यूब का कोएफिशिएंट इस वाले इक्वेशन में, सॉरी इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट अगर तुमसे पूछे कि u क्यूब का क्या है, तो देखो 1/2 u क्यूब रखा हुआ है ना, तो ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट वेरिएबल के बगल में हो उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। एक टर्म के अंदर एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है, तो जो वेरिएबल के साथ आता है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ये चीजें समझ गए। तो अब देखो इस चैप्टर में दो तीन चीज ध्यान में रखने की चीजें हैं। पहला तो ये क्राइटेरिया कि पॉलिनोमियल बोलोगे किसको, तो भाई एक ऐसा एक्सप्रेशन, कैसा एक्सप्रेशन जिसमें an 0 नहीं हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए पहले तो, an 0 नहीं होना चाहिए, फिर a0, a1, a2, a3 अप टू an सारे रियल नंबर्स होने चाहिए, फिर जो अपना वेरिएबल हो उस एक्सप्रेशन के अंदर उस पे पावर कितना होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर का पावर होना चाहिए। ठीक है, अब समझ में आया। अब देखो जब भी कोई टर्म आएगा, मान लो जैसे 7x है, इसमें ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, वेरिएबल के जो बगल में आता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो अब तक हम लोग ये चीजें सीखे, हम लोग थोड़ा बहुत ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि हम लोग अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए जो तुम्हारे चैप्टर की रिक्वायरमेंट है। तो अभी डरने का नहीं है, अभी कुछ भी नया नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव ऑन। बोल रहा है कि पॉलिनोमियल के टाइप्स कैसे कैसे हो सकते हैं भाई। तो पॉलिनोमियल को ना तीन तरह से डिवाइड किया गया। कितने तरह से, तीन तरह से डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल। मतलब पॉलिनोमियल ऐसा भी बोल सकते हैं x प्लस 2y प्लस 7z। कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3। तो भाई इसमें तीन वेरिएबल, तो इसको बोलेंगे ट्राईवेरिएट। अरे ट्राई बोले तो तीन ना, ठीक है। अगर इसमें दो वेरिएबल होते जैसे x प्लस 10x प्लस 17y, कितने वेरिएबल 1 और 2, तो इसको बोलेंगे बाईवेरिएट। अरे यार कॉमन सेंस है ना। दो साइकिल को बाईसाइकिल बोलते हो, जिससे तुम लोग जा रहे होते हो स्कूल की तरफ, बाईसाइकिल बोलते हो। क्यों? क्योंकि उसमें दो पहिए हैं, ठीक है। उसी तरह से जब बच्चों के लिए खिलौना आता है जिसमें तीन चक्के वाला रहता है, जिसमें एक आगे चक्का रहता है, इस तरह से मान लो ये आगे चक्का है और पीछे दो चक्का है और यहाँ अपना बेबी बैठ के जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हो, ट्राईसाइकिल बोलते हो, क्योंकि तीन पहिए हैं इसके। तो उसी तरह से
अगर 2 वेरिएबल तो बाई वेरिएट, अगर 3 वेरिएबल्स तो ट्राई वेरिएट, और अगर सिंगल वेरिएबल मान लो कि 10x एक ही वेरिएबल है ना तो यूनिवेरिएट बोलेंगे। इस एग्जांपल से तुम लोगों को क्लियर है, x प्लस 9, x प्लस वाई प्लस 9, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 9, जितने वेरिएबल्स है उस हिसाब से उसको वेरिएट बोल दोगे, यूनिवेरिएट, बाई वेरिएट, ट्राई वेरिएट। ठीक है, याद रखो एक चीज कि जितने ज्यादा वेरिएबल्स रहेंगे हमको उतनी इक्वेशन मिनिमम रिक्वायर्ड होगी आंसर निकालने के लिए। बिल्कुल गांठ बांध लो बेटा इस चीज को। अगर हम लोगों को बाई वेरिएट इक्वेशन दिया हुआ है, जिसको कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है ये चीज, अगर हम लोग को बाई वेरिएट इक्वेशन में से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग को मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए। अगर हम लोगों को यूनिवेरिएट एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसमें से उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग को एक इक्वेशन चाहिए रहेगा जो कि दिया ही रहेगा। चलो लेट्स मूव फर्दर। डिग्री के बेसिस पे और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी डिवीजन किया गया। डिग्री के बेसिस पे डिवीजन कैसा है, कुछ इस प्रकार है। डिग्री किसको बोलते हैं? जो अपने पास पॉलिनोमियल है ना उसके पास वेरिएबल होगा और जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो डिग्री कहलाएगा। देखो मान लो कि x रेज़ टू पावर 5 प्लस x रेज़ टू पावर 7 प्लस x रेज़ टू पावर 21 प्लस x रेज़ टू पावर 3। ठीक है, ये अपने पास एक पॉलिनोमियल है, मान लो पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है, देखो वेरिएबल तो अपने पास x है, ये हम लोग को समझ में आ गया। हाईएस्ट पावर, इसका पावर कितना है 5, इसका 7, इसका 21, इसका 3। तो अपने को मालूम, क्या मालूम कि हाईएस्ट पावर कितना 21, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना 21। तो डिग्री किसको बोलते हैं? पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर को। ठीक है, तो बेस्ड ऑन डिग्री, अब इस इक्वेशंस को ही देख लो। मान लो कि तुमको 0 दे दिया, y इज इक्वल टू 0, इसमें कोई डिग्री डिफाइन ही नहीं है। 0 की जगह तो तुम 0 से मल्टीप्लाई करने के लिए तुम मान लो x रेज़ टू पावर 5 रख सकते हो, x रेज़ टू पावर 10 रख सकते हो, x रेज़ टू पावर 100 रख सकते हो। तो तुमको पता थोड़ा है कि ये जो टर्म है इधर वाला वो किस चीज से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल 0 बना है, नहीं पता ना। तो तुम लोग जब 0 के बराबर हो कोई चीज उसमें तुम लोग डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए नॉट डिफाइन दिया हुआ है जब 0 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब देखो अगर कुछ इस प्रकार हो, किस प्रकार हो, इस प्रकार हो, मान लो कि y जो है वो 5 के बराबर हो, तो यहाँ पे वेरिएबल तो x पे पावर 0 बोल सकते हैं कि नहीं, x पे पावर 0 अगेन 1 होगा, 5 into 1 1 ही रह जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। x पे पावर 0 को 1 तो लिख सकते हैं क्या, किसी चीज पे पावर 0, मान लो z पे पावर 0 कितना हो जाएगा 1, y पे पावर 0 कितना हो जाएगा 1, किसी भी चीज पे पावर 2 पे पावर 0 कितना हो जाएगा 1, e रेज़ टू पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो किसी भी चीज पे पावर 0 कितना हो जाएगा 1। तो इसको इस फॉर्म में तो लिख सकते हो कि अपने आप एक वेरिएबल एज्यूम करके कि उस पे पावर 0 होता होगा जिसकी वैल्यू 1 है और जिससे उसको मल्टीप्लाई करके वो वही रह जाएगा। तो इस केस में जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है बेटा, तो आपने कहा 0, तो इस केस में जब कोई कांस्टेंट टर्म आ रहा होगा तो डिग्री कितना होगा 0। समझदार हो तुम लोग, अब तुम लोग को समझ आ रहा है। जब y इज इक्वल टू 7x प्लस 17 मान लेते हैं, इसमें x का मैक्सिमम पावर क्या है, वेरिएबल पहले क्या है ये पहचानो, वेरिएबल x है। मैक्सिमम पावर क्या है ये बताओ, मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे पावर है 1 और यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 0, तो मैक्सिमम पावर यही है। तो इसी को तो डिग्री बोलोगे, किसी वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को एक एक्सप्रेशन में डिग्री बोलोगे। ठीक है भाई, बात हुई थी हमारी, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1। उसी तरह से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो वेरिएबल क्या है x, मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो इसको क्या बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी तरह से अगर इस पे पावर 3 हो जाए x रेज़ टू पावर 3, तो इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन है x, मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो इसको बोलोगे क्यूबिक। ठीक है, तो डिवीजन हुआ ये बेस्ड ऑन डिग्री। इसके पहले कौन सा डिवीजन देखा हमने पहले देखा बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, फिर देखा हम लोगों को बेस्ड ऑन डिग्री, और अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन टर्म्स। देखो टर्म्स के हिसाब से अगर मान लो एक टर्म है
तो उसको मोनोमियल बोल दिया, 2 टर्म है तो उसको बाइनोमियल बोल दिया। 11th क्लास में जाओगे तो तुम लोग फर्दर पढ़ोगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन नाम से एक पूरा का पूरा चैप्टर है डेडिकेटेड, पढ़ना होगा तुम लोगों को वहां पे मैथ्स में, और उसका यूज है, ठीक है। ट्राइनोमियल दे दिया जिसमें 3 टर्म्स है, तो इस तरह से देख लोगे, ठीक है। If a polynomial has only one variable, then the terms are usually written either from highest degree to lowest degree, descending power from lowest degree to highest ascending power। अरे कोई मतलब नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे। अपने मन से एक पॉलिनोमियल अज्यूम करते हैं। अब देखो तुमको ये पता है कि जिसपे पावर 2 है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, देखो पढ़ा ना हमने, जिसपे पावर 2 है, जिसपे पावर 2 है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। और ये वाला हम लोग पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर में बहुत ज्यादा, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने बोल रहा है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, बोल रहा है कि px इज अ पॉलिनोमियल, इसको मान लो हम लोग px बोल देते हैं कि px है एक पॉलिनोमियल इन अ वेरिएबल x एंड a इज एनी रियल नंबर। तो देखो यहां का जो कोएफिशिएंट है उसको एक रियल नंबर मान लिया जो कि 1 है। Then the value obtained by replacing a in px is called, हाँ सॉरी, x जो है वो एक रियल नंबर है जिसको a मान रहे हो, ठीक है। अभी मजा नहीं आएगा अगर तुम थ्योरी पढ़ोगे, तो ऐसे देखो डायरेक्ट वैल्यू अगर निकालना है तो यहाँ पे x की जगह कुछ पुट करना है, x एक वेरिएबल है उसकी जगह तुम कुछ एक वैल्यू पुट कर सकते हो, राइट। मान लो हम लोगों ने 1 पुट कर दिया, तो p ऑफ 1 निकालना है, तो क्या करोगे, जहां जहां वेरिएबल है px है ना, यानी कि एक फंक्शन है p जो कि किसमें वैरी कर रहा है, x में, मतलब एक फंक्शन है p जिसमें वैरी करने वाला कौन सा वेक्टर है, x। तो जो वैरी कर रहा है उसकी वैल्यू अभी अपने को दे दी गई है 1, मान लो x इज इक्वल टू 1 है, तो x की जगह जहां जहां x है वहां वहां 1 रखना होगा। 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 रहा, 1 प्लस 5 प्लस 6 कितना हो गया 12, तो p ऑफ 1 कितना हो गया 12। p ऑफ मान लो 0 निकालते हैं, 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6, तो p ऑफ 0 कितना हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 0, कितना हो गया p ऑफ 0 6। मान लो p ऑफ -2 निकालते हैं, तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2, जहां जहां x है वहीं पे -2 पुट करना है अपने को, प्लस 6 कितना हो जाएगा, सोचो -2 का स्क्वायर होगा प्लस 4 -10 प्लस 6 कितना हो गया, कैलकुलेट करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों ऐड करके 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा 0। तो इस तरह से तुम पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल सकते हो। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर पूछे तो x की जो वैल्यू दिए रहेगा उसको वेरिएबल में पुट करके तुम आंसर ला लोगे, ये तो आसान है, इतना तो बच्चे कर लेंगे, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा, अ रियल नंबर a इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इफ px, जहां पे px किसके बराबर हो जाए, p ऑफ a इज इक्वल टू 0 के। तो देखो सिंपल भाषा में उस डेफिनेशन को छोड़ के आराम से सोचते हैं कि भाई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल तो हम लोग निकाल सकते थे। हम लोगों को जो भी वैल्यू देगा, मान लो कि वेरिएबल की वैल्यू 5 दे दिया, तो हम लोग यहाँ वेरिएबल x की जगह क्या पुट करेंगे 5, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, वेरिएबल है तो 5, यहाँ x की जगह क्या पुट करेंगे 5, और कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे, उससे हम लोग को पता चल जाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमसे पूछे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जहां पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो अपने पास अभी पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वो किस प्रकार का है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसकी वैल्यू 0 करने के लिए क्या करना होगा तुमको, इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करनी होगी जिसपे ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो देखो सबसे लास्ट वाले एग्जांपल में जब p को हम लोगों ने -2 पुट किया, p को -2 पुट किया इसी एक्सप्रेशन में, तो हमारी वैल्यू फाइनली कितनी आई 0। तो क्या इस वैल्यू को, किस वैल्यू को, इस वैल्यू को मैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकता हूं, डेफिनेटली बोल सकता हूं, क्योंकि ये p इज इक्वल टू -2 एक ऐसा रियल नंबर है जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई 0 के बराबर। p इज इक्वल टू -2 एक ऐसा रियल नंबर है जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई 0 के बराबर। तो इसलिए -2 क्या हो गया इस वाले पॉलिनोमियल के लिए, इस पॉलिनोमियल का वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। आसान बात समझ गए। कोई वैल्यू दी रहेगी x की, तो वो वैल्यू पुट करके
सब्स्टिट्यूट कर लोगे, जो आंसर आएगा वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगी। पर जिस पॉइंट पे वो जो वैल्यू है वो फाइनली जीरो आ रही होगी, तो वो वाली चीज क्या बन जाएगी, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। समझ में आया? ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अभी, हाँ, पॉलिनोमियल का एक जनरलाइज फॉर्म होता है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरलाइज फॉर्म है जो तुम लोग को यूज करना है, क्वाड्रेटिक। और एक मान लो और पढ़ लेते हैं, लीनियर। लीनियर पे पावर कितना होगा, 1। देखो कहां गया, लीनियर पे पावर कितना है, डिग्री कितना है, 1। और क्वाड्रेटिक पे पावर कितना है, डिग्री कितना है, 2। यानी कि हमको एक ऐसा वैल्यू लिखना है जिसपे पावर मैक्सिमम कितना होगा, 1। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 लिख देते हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर देखो तो ये लीनियर पॉलिनोमियल दिख रहा है क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 1 के बराबर है कि नहीं है। अब इसका जब जनरलाइज फॉर्म लिखते हैं ना तो वो इस तरह से लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब कि मान लो x में वेरिएबल है, एक कांस्टेंट टर्म है, x में वेरिएबल है, एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो क्या है, 1, और वो y के इक्वल है। ठीक है, उसी तरह से लास्ट वाले एग्जांपल में हम लोगों ने पढ़ा ना कि 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, इस टाइप का कुछ पढ़ा था, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 पढ़ा था, पर इसको भी मान सकते हैं। तो इस केस में इसका एक जनरलाइज फॉर्म लिखना हो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो फॉर्म कुछ इस प्रकार है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या ये c की तरह, क्या ये b की तरह, और क्या ये a की तरह है। ठीक है, तो आज के बाद किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम इस जनरलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो लास्ट टाइम हम लोग पढ़े ना पिछले स्लाइड में कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, तो वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल की खुद की वैल्यू जीरो हो जाए वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। समझो कैसे, मान लो तुमको दे दिया x प्लस 5, क्या दे दिया, x प्लस 5, तो इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे, तो जिस वैल्यू पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाए वही इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो इस तरह से पुट कर देते हैं, इस चीज को सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू कितना आया, -5। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो यहाँ पे आया। मान लो तुमको एक वैल्यू दे दी x 2x प्लस 16, अब पूछ रहा है कि इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालो। तो तुमको पता है कि वो वैल्यू x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे ये वाला इक्वेशन किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 2x इज इक्वल टू -16, x इज इक्वल टू -16 बाई 2 इज इक्वल टू -8। यानी कि इस वाले के लिए, इस क्वेश्चन के लिए -8 हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बन रहा होगा। ठीक है, फिर से अगर तुमको क्वेश्चन में दे कि भाई तुम 7x प्लस 17 का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालो, तो पहले तुमको पता है कि जिस वैल्यू पे x की जिस वैल्यू पे इस पूरे टर्म का वैल्यू कितना है, 0, वही इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो क्या करोगे तुम, इसको 0 के इक्वल करोगे, और 7x प्लस 17 इज इक्वल टू 0, तो 7x इज इक्वल टू -17, x इज इक्वल टू -17 बाई 7। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इसका क्या हो जाएगा, -17 बाई 7। ठीक है, उसी तरह से जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर आपने से पूछा कि इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लो भाई, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम लोग के पास एक ही मेथड है कि जो है उसको 0 के बराबर कर देना है। ठीक है, कर दिया। इसको कुछ इस तरह से रखना है, x की उस वैल्यू को पता करना है जिससे इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकल जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये 3x प्लस 2x वापस मिल के 5x बन जाएगा, ऐसा तोड़ सकते हैं। नीचे वाले टर्म्स को इसमें से x कॉमन लेके देखते हैं, x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी x प्लस 3 और इसमें भी x प्लस 3 कॉमन निकाल सकते हैं। x प्लस 3 क्या बच जाएगा, इसमें x बच जाएगा और इसमें क्या बचेगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या पता चला, x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब देखो 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 देखो
अपने को क्या बोल रहा है, रुको रुको रुको, इरेजर क्यों नहीं काम कर रहा, चलो देखो, अपने को क्या बोल रहा है कि या तो ये जीरो हो जाए, या तो ये जीरो हो जाए, या तो दोनों जीरो हो जाए, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकल जाएगा। क्यों? जीरो इंटू समथिंग कितना बनेगा, जीरो, समथिंग इंटू जीरो कितना बनेगा, जीरो, या फिर दोनों का दोनों जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए, तो भी क्या बनेगा, जीरो। तो एक एक करके सबको जीरो के बराबर पुट करते हैं, एक बार इसको करते हैं, एक बार इसको करते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आएगा, -3। उसी तरह से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। ठीक है, बोलो, ठीक है, ठीक है। तो अपने को पता चला कि -3 और -2 वो वैल्यू है जिसपे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0, और यही तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है कि रियल नंबर a is zero of a polynomial if p of a is 0। तो यहां पे अपने को पता है कि -2 और -3 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। एक बार चेक करने के लिए हम लोग फिर से देख लेते हैं। मान लो हम लोग वापस से वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। पॉलिनोमियल अपने पास क्या है, x² प्लस 5x प्लस 6। इसमें एक बार p की वैल्यू कितनी रखते हैं, x की वैल्यू कितनी रखते हैं, -3। तो -3² प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6 क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 9, -15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15 कितना आएगा, 0। ठीक है, हो गया सॉल्व। पता चल गया ना कि यही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, कौन, -3। प्रूफ कर लिया हम लोगों ने, देख लिया वैल्यू निकाल के। एक बार -2 पे पुट करके देख लेते हैं। तो x² प्लस 5x प्लस 6 पुट करके देखो, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस 5 इंटू -2 कितना होगा, -10 प्लस 6 प्लस 4 10, -10 कितना हो गया, 0। यानी कि सही बात है, मानते हैं इस बात को कि -3 और -2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बड़ा लंबा नाम है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, रूट। किस नाम से, रूट्स। जो जीरोस हैं, जिन वैल्यूज पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है ना, उनको रूट्स के नाम से भी जानते हैं। मतलब इस वाले पॉलिनोमियल का x² प्लस 5x प्लस 6 का 2 रूट है, यानी 2 ऐसी वैल्यूज है जिसपे वो 0 आ रही है। ठीक है, पहला रूट कौन सा है, एक रूट है -3 और एक रूट है -2, यानी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को आज से हम लोग दूसरे नाम से जान रहे हैं, रूट के नाम से। चल जाएगा, छोटी सी बात है, बचा सकते हो तुम लोग, बिल्कुल बचा सकते हो। ठीक है, अब देखो, इसी को लेके ये सारा वाद विवाद है भाई। कह रहा है कि सम ऑफ जो जीरोस हैं वो अल्फा प्लस बीटा है। ये जो रूट्स है ना, 2 रूट्स है, -3 और -2, इन दोनों का नाम दे दिया है प्यार से। जैसे घर के 2 बच्चों को प्यार से नाम कैसे दे देते हो कि चलो आज से तुम गुड्डू हो, आज से तुम बबलू हो, आज से तुम पिंटू हो, आज से तुम मंटू हो। ठीक है, उसी तरह से इन रूट्स का नाम दिया गया है। इसको बोल दिए पहले रूट को अल्फा, दूसरे रूट को बीटा। अगर तीसरा रूट आता तो बोलते गामा, पर इस केस में नहीं आएगा, इस केस में नहीं आएगा। समझो कैसे, जो मैक्सिमम रूट पॉसिबल है ना, मान ले कि इक्वेशन है x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। इसका अगर रूट निकालोगे ना, तो जितना इसका डिग्री है, कितना डिग्री है, डिग्री किसको बोलते हैं, जो मैक्सिमम पावर है किसी वेरिएबल का, इसमें वो क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो जब इसका रूट निकालोगे तो तुमको पता चलेगा कि कभी भी इसका नंबर ऑफ जो रूट्स है, मतलब जितना रूट आया, जैसे पिछले वाले केस में क्या क्या रूट आया था, -2 और -3, कुल मिला के कितना रूट हुआ, 2 रूट हुआ। तो वो कभी भी जो नंबर ऑफ रूट्स है ना, कभी भी जो नंबर ऑफ रूट्स है ना, वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। यानी कि एक बात अपने को कंफर्म है कि इस पॉलिनोमियल का जब तुम रूट निकालोगे, तो अभी मैंने रूट निकाला नहीं है, पर मुझे ये कंफर्म है कि या तो इसका 3 रूट आएगा, या तो इसका 3 रूट आएगा, या तो इसका 2 रूट आएगा, या तो इसका 1 रूट आएगा, या तो इसका कोई रूट नहीं आएगा। पर 3 से ज्यादा रूट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका पावर कितना है, कितना है, 3 है। उसी तरह से जब ये लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था x² + 5x + 6, तो इसका ये डिग्री कितना है, 2 है। डिग्री कितना है, 2 है। तो रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स जो है, नंबर ऑफ रूट्स वो हमेशा लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होना चाहिए। यानी बिना इस इक्वेशन को सॉल्व किए भी हम लोग बोल सकते थे कि नंबर ऑफ रूट्स जो इसका है वो या तो 2 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो कुछ भी नहीं आएगा, पर कभी भी 2 से ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2। ठीक है, अच्छा चलो मान लिया कि तुम समझदार हो। तो अब बताओ कि x⁵ + x⁵ + x⁵ 2 + 7x³ इसका नंबर ऑफ रूट मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, बताओ, सोच के बताओ। तो तुमने देखा कि नंबर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम लोगों को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की जानकारी होनी चाहिए। तुमने इस चीज को नोटिस किया कि भाई इसमें x वेरिएबल है, तो जब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर हम लोग देखते हैं तो अपने को डिग्री के बारे में पता चलता है। तो ये वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 7, 5 नहीं है, 7 है, यहां देखो। तो इसका डिग्री कितना है, 7। यानी अभी इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व नहीं किया, बट हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, वो ये है कि या तो इस क्वेश्चन का जो नंबर ऑफ रूट है, रूट की वैल्यू नहीं बता रहे, कितने रूट्स पॉसिबल हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो या तो 7 रूट पॉसिबल है, या तो 6 पॉसिबल है, या तो 5 पॉसिबल है, या तो 4 पॉसिबल है, या तो 3, अरे या तो 2, या तो 1, या तो कुछ भी नहीं। अरे बोलो यार, है कि नहीं, है ना। ठीक है, तो हम लोगों को एक चीज समझ में आया, ये गोल्डन पॉइंट, कि कभी भी जो नंबर ऑफ रूट होगा वो हमेशा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। ठीक है, जो नंबर ऑफ रूट्स होगा वो हमेशा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। तो चलते हैं पिछले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे पास नंबर ऑफ रूट्स है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना था, 2। पॉलिनोमियल का डिग्री 2। नंबर ऑफ रूट्स कितने आए हैं, 1 और 2, मतलब 1 और 2, इसीलिए यहां पे अल्फा और बीटा लिया है। अगर 3 होता जैसे कि इस क्वेश्चन में, तो क्या लेते हैं, अगर मान लो इसके 3 रूट्स आ रहे होते तो उनका नाम क्या रखते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। नाम है गुड्डू, बबलू और सोनू की तरह, डरने की जरूरत नहीं है। नाम से डर गए तो फिर क्या ही तुम लोग, है ना। चलो, तो यहां पे बोल रहा है, अब फिर से उसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। कहाँ गया, हाँ इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया लास्ट टाइम, और हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके पता चला कि x² + 5x + 6 को जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इसका 2 रूट्स आ रहा है। रूट्स को हम लोगों ने नाम दिया था अल्फा और बीटा का। तो एक रूट कितना आया था, -3, और दूसरा रूट कितना आया था, -2। अब एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला भाई, बोल रहा है अल्फा + बीटा = -b/a, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फिर बोल रहा है अल्फा × बीटा = c/a। देखो डरने का नहीं। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरलाइज फॉर्म निकाला था कि एक ऐसा जनरल फॉर्म हो जिससे सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन कर सकें। वो कुछ इस प्रकार था, ax² + bx + c। अरे बोलो, कहीं तो करा था हमने, कहाँ करा था बताओ, शायद हमने मिटा दिया है। ठीक है, शायद हमने मिटा दिया है, पर कोई बात नहीं, तुम्हें याद है। एक जनरलाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है, ax² + bx + c, जहां पे a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स रेज टू पावर 1 और सी क्या है, कांस्टेंट यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 0। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो इस इक्वेशन को यहाँ पे इसके पैरेलल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। इस इक्वेशन के लिए a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर के सामने के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है, b क्या है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना दिख रहा है 5 और c कांस्टेंट 6 के बराबर है ना, तो c की वैल्यू कितनी है +6, ये b +5 और a +1। साइन भी लेना जरूरी है क्योंकि कहीं माइनस भी हो सकता है और तुम लोग एग्जाम में कैलकुलेशन मिस्टेक करके चले आओगे तो फ्री का मार्क्स छोड़ दोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना। चलो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इस चीज को समझते हैं। अल्फा कितना है अपना, इस वाले इक्वेशन को लेके चलते हैं, ठीक है। अल्फा कितना है अपना, ठीक है, अल्फा कितना है -3 और बीटा कितना है -2। इसको जब सॉल्व करोगे तो -3 -2 कितना आ जाएगा -5। कह रहा है कि ये माइनस बी बाई ए के बराबर हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी है माइनस बी बाई ए पुट करना है ना अपने को, तो बी की वैल्यू कितनी है +5 और ए की वैल्यू कितनी है +1। तो यहां से क्या पता चला कि अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू हम लोग यहां से लेके आए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है -b बाई ए, क्योंकि ये -5 इक्वल है। इस वाले फॉर्मूला को देखो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -3 और बीटा कितना है -2, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, ये फॉर्मूला देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, c की वैल्यू कितनी है +6, पहले इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, -3 इंटू -2 कितना होगा +6 और c बाई ए की वैल्यू देख लेते हैं, c कितना है +6 और a कितना है +1, कैंसिल हो जाएगा 1 से 6 टाइम्स में, तो +6 इज इक्वल टू +6। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये सही चीज है। तो यही ऑब्जर्वेशन यहां से निकला कि जब भी हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम डिग्री कितना पॉसिबल होगा 2, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा होगा तो उसके दो रूट्स आ रहे होंगे अल्फा और बीटा, और उसका रिलेशन कुछ इस प्रकार बनेगा कि जब दोनों रूट्स को ऐड कर रहे होंगे तो वो -b बाई ए के इक्वल होगा, दोनों रूट्स को ऐड कर रहे होंगे तो -b बाई ए के इक्वल होगा, और दोनों रूट्स को जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो वो c बाई ए के इक्वल होगा, ठीक है। इजी, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर रहे होंगे। एक और चीज जस्ट समझ लो, यहीं पे समझ लो, इसको मिटा देते हैं अभी के लिए, जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझते हो तुम लोग ये सब। चलो, हाँ ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो कभी क्वेश्चन में तुमको सिर्फ अल्फा और बीटा दे दे और बताओ, पूछे कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लो तुमको क्वेश्चन में वैल्यू दे दे -3 और -2, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, और तुमसे पूछे कि बताओ वो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसका रूट -3 और -2 है। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज को सॉल्व किया है, कहाँ पे, यहाँ पे इस चीज को सॉल्व किया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका जिसका जो रूट है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका जो रूट है वो -3 और -2 है। लेकिन अगर हम लोगों को सिर्फ -3 और -2 दे दे और हम लोगों से पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, तो कैसे निकालेंगे। तो रिलेशन कुछ इस प्रकार है, देखो रिलेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब देखो सिर्फ तुमको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी है और तुमसे पूछ रहा है कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट है, तो तुम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ इस फॉर्मूला को ध्यान से याद रखना, सिर्फ इस फॉर्मूला में पुट कर लोगे। पुट करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -3 -2 प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि -3 इंटू -2 करो। एक्स स्क्वायर देखो -3 -2 कितना होगा -5 -5 इंटू माइनस कितना होगा +5
यहाँ पे x भी होगा सॉरी, प्लस 5x प्लस 6। क्या इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके तुम वो वैल्यू लाए थे? ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम लोग याद कर लोगे कि अगर तुमको अल्फा बीटा दिया रहे, अगर तुमको अल्फा बीटा दिया रहे तो तुम सीधा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पे पुट करोगे और आंसर निकाल लोगे। चलो हम लोगों ने क्या क्या देखा, अगर इस स्लाइड को डिलीट भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले हम लोगों ने देखा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकाल सकते हैं, देखा हम लोगों ने, सबने देखा, हमने भी देखा। फिर हम लोगों को पता चला कि जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आ जाए तो उस चीज को कंफर्म करने के लिए हम लोग देखेंगे कि क्या उस रूट की वैल्यू पुट करके हमको वही चीज मिल रहा है कि वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। तो हम लोग उसी रूट की वैल्यू को पुट करके इसमें देखे और फाइनली हम लोग को वैल्यू 0 मिली। तो हम लोग को पता चला अच्छा वही चीज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। फिर हम लोगों ने सुना कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को एक नए नाम से बुलाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, रूट्स, ठीक है। और जिस तरह से घर में दो बच्चों के नाम गुड्डू और बबलू रख सकते हैं, उसी तरह से इस रूट्स के नाम को हम लोगों ने अल्फा और बीटा रखा, डरने का नहीं रहे। चलो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो नंबर ऑफ रूट है वो हमेशा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लेस देन या इक्वल टू पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। कभी भी जो नंबर ऑफ रूट्स है वो हमेशा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लेस देन या इक्वल टू होगा। मतलब अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो नंबर ऑफ रूट्स या तो 2 होंगे या तो 1 होंगे या तो 1 भी नहीं होंगे। चलो फिर हम लोगों को पता चला कि अगर अल्फा बीटा हमारे पास नोन है, अगर हम लोग को रूट्स दिया हुआ है तो वहां से दो रिलेशन आता है कि दोनों रूट्स को अगर हम लोग ऐड कर दें तो माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा, जहां पे बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट। जनरल टर्म्स में बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। उसी तरह से हम लोगों को पता चला कि दोनों रूट्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर दें तो अपने को क्या मिलेगा, सी बाई ए के बराबर मिलेगा। जहां पे सी क्या है, सी क्या है बताओ, सी है कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट नंबर, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये पता चल गया हम लोगों को। फिर हम लोगों के पास एक सवाल आया कि अगर हम लोगों को सिर्फ रूट दिया रहे, क्वेश्चन में सिर्फ रूट दिया रहे और वहां से हम लोग को पूछे कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट है, तो हम लोग वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट। तो हमारा काम बन जाएगा। सेम चीज ना सेम तरह की चीज क्यूबिक के लिए भी कर सकते हो तुम लोग, हालांकि शायद ये तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है इस बार। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स रेज़ टू पावर 1 प्लस डी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसके रूट्स क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, अल्फा बीटा और गामा। मैक्सिमम 3 रूट हो सकते हैं, हो सकता है 2 भी आए, हो सकता है 1 भी आए, हो सकता है 1 भी नहीं आए, ठीक है। मानते हो तुम लोग इस बात को। चलो इसमें भी रिलेशन है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स एंड देयर समेशन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। मान लो 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये जनरलाइज फॉर्म है और ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। वहां से मान लो अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व नहीं किया, हमको पता भी नहीं है कि इसके रूट्स कितने आ रहे हैं, बट मान लेते हैं मैक्सिमम 3 रूट पॉसिबल है, तो 3 रूट आ रहे होंगे अल्फा बीटा गामा। तो किस इस तरह का रिलेशन हो रहा होगा कि तीनों रूट का समेशन माइनस बी बाई ए हो रहा होगा। जब दो रूट्स को अल्टरनेट रूट्स को लिए, प्रोडक्ट किया, इस तरह से ऐड किया तो वो सी बाई ए के इक्वल होगा, और तीनों रूट्स को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस डी बाई ए के इक्वल आएगा, ठीक है। पर ये अभी सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, इसको स्किप करना पड़ेगा, इसलिए इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक डेफिनेशन पे फिर से वापस चलना होगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के पास। कहां पे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के पास। क्या बोल रहा है कि अ रियल नंबर a इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू a को पुट करने पे कितनी हो जाए, 0, ठीक है।
अब समझने की जरूरत है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इस ग्राफ में पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस बताओ। तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये 2 पॉइंट पे जीरो हो रहा था। जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो पता चला x की वैल्यू अगर हम लोग -3 रखें या x की वैल्यू -2 रखें तो क्या बन जाएगा, 0। यानी कि ऐसे 2 पॉइंट्स हैं पॉसिबल जहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे होंगे ना तो कुछ इस प्रकार होगा, कुछ इस प्रकार होगा कि x की वैल्यू एक बार -3 मान लेते हैं, ये -3 है और ये मान लेते हैं -2 है। तो x की वैल्यू जब -3 होगी और -2 होगी तो इसका जो वैल्यू होगा इस ग्राफ का वो 0 होगा। ये ग्राफ तुम लोग के सिलेबस में फिलहाल नहीं है कि ग्राफ को बनाते कैसे हैं, ये प्लॉट करना भी सीखना नहीं है, पर अगेन जब हायर क्लासेस में जाओगे 11th में जाओगे तो ये पढ़ना होगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग के सिलेबस में नहीं है। इस क्वेश्चन में बस इतना ही रोल है कि हम लोगों को पता करना है कि इस तरह का जब इक्वेशन हो, इस तरह का जब ग्राफ हो तो वो कितने पॉइंट्स पे 0 को टच कर रहा है, और जितने पॉइंट पे 0 को टच करेगा हम लोग बोलेंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो ये जो ग्राफ बनेगा, इस इक्वेशन का ग्राफ ऐसा बनता है, और ये रियल ग्राफ है इस इक्वेशन का, ठीक है, मतलब एक अप्रोक्सीमेटली रियल ग्राफ है। कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है, -3 और -2 पे टच कर रहा है। किसको, मान लो ये y एक्सिस है और मान लो ये x एक्सिस है। तो देखो -3 और -2 पे ये जो ग्राफ है वो 0 हो जा रहा है y की वैल्यू। देखो अगर इस एक्सिस पे हम लोग ऊपर जाते तो y की कोई वैल्यू होती, लेकिन हम लोग इस लाइन पे हैं, किस पे, x एक्सिस पे, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ पे भी y की वैल्यू कितनी है, 0। मान लो यहाँ पे जाए तो y की कोई वैल्यू मिल रही होगी ना जो कि 0 से ज्यादा है, पर इन दोनों पॉइंट पे हम लोग को y की वैल्यू कितनी मिली, 0। तो हम लोग से अगर पूछे, एक ग्राफ दे दे और पूछे कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए, तो हम लोग गिनेंगे कि कितने पॉइंट पे ग्राफ x एक्सिस को टच किया है। सुनो, कितने पॉइंट पे ग्राफ x एक्सिस को टच किया है। ऐसा करने से क्या होगा बताओ, जब ग्राफ x एक्सिस पे टच कर रहा होगा तो क्या y की वैल्यू 0 होगी, अरे बोलो यार, जब ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा होगा तो क्या y की वैल्यू 0 होगी, है ना। तो बस हम लोगों को यही कैलकुलेट करना है कि अगर अपने को ग्राफ दिया रहा है तो वो कितने पॉइंट पे x एक्सिस को टच करते हुए निकल जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बहुत आसान, तुम लोग ये समझ चुके हो, अब तो तुम सब निपटा दोगे। बताओ ये ग्राफ, बेटा ये ग्राफ कितने पॉइंट पे x एक्सिस को टच कर रहा है। तो तुम बोल रहे हो सर ये कहाँ टच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा ना, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, एक भी बार टच नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 0। ये ग्राफ कितने पॉइंट पे x एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब किस पॉइंट पे इस ग्राफ में y की वैल्यू क्या हो रही है, 0। तो तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे इस पॉइंट पे ये ग्राफ जो है वो x एक्सिस को टच करते हुए निकल रहा है और y की वैल्यू उस पॉइंट पे 0 हो जा रही है, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके, 1, ठीक है। उसी तरह से इस ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 2 3, यानी कि सर ऐसा है कि इस ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3, क्योंकि ये x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 3 बार, यानी कि 3 बार ऐसी वैल्यूज आएंगी। वो हमारे जो बच्चे थे ना, बबलू, गुड्डू और सोनू, अल्फा बीटा और गामा, वो 3 बार ऐसी वैल्यूज आएंगी जहां पे y का वैल्यू कितना आएगा, 0। यानी उस ग्राफ को अगर वापस से हम लोग प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार है, अरे बोलो बेटा। तो एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, ये बबलू, गुड्डू और सोनू, अल्फा बीटा और गामा मिलेंगे, जहां पे इस ग्राफ में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। किस किस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3, ठीक है। मान लिया कि तुम लोग समझदार हो गए हो, समझ में आया कि तुम लोगों ने अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया होगा। ये वाले ग्राफ को क्या बोल रहा है, कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है ना, एक यहाँ पे, सॉरी एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आए, 2। सॉल्व हो गया, आगे बढ़े। इन दोनों क्वेश्चन को तुम लोग जानते ही हो, कितना होगा नंबर ऑफ जीरोस बताओ, 1 2 3 4 जीरोस पॉसिबल है। इसका कितना होगा बताओ, 1 2 3, कितने जीरोस हो जाएंगे, 3 जीरोस। ये आसान था ना, इसमें कुछ नहीं करना। चलो अब चलते हैं मेन क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है।
फाइंड द zeros of a quadratic equation and verify the relationship between zeros and coefficient. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो निकालना है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस निकालने के लिए इसको किसके बराबर करना होगा, जीरो के बराबर करना होगा, और तब वहां से x की ऐसी वैल्यू आएगी जहां पे वो जीरो हो रहा होगा। चलो यहाँ पे ये पूरी चीज जीरो हो रही है। चलो इसको तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल लो, x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, x प्लस 5 कॉमन निकाल लो, क्या बच जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, तो एक बार लिख सकते हो तुम x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और एक बार लिख सकते हो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5, x इज इक्वल टू -2। ठीक है, यानी कि अपने को क्या मिल गया, अल्फा -5 बीटा -2। अल्फा बीटा निकल गया, बीटा निकल गया। अब अपने को क्या बोल रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टू जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ये देखो ये वाला मेथड तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ लिया है, राइट, इसलिए इसमें एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। तुम लोगों को पता है इसको कैसे स्प्लिट करते हैं, कुछ इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि ये जो नंबर होगा और ये इसके सामने का जो कोएफिशिएंट होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐसे स्प्लिट करो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए। जैसे 5x इंटू 2x कितना होगा, 10x स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस 10 है, ये भी प्लस 10 आ रहा है। जानते हो तुम लोग, इसको करने की जरूरत नहीं है एक्सप्लेन, क्योंकि तुम लोग होशियार हो, तुम लोगों को पता है ये चीज। चलो क्या बोल रहे हैं, रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करो, वेरीफाई करो जीरोस ऑफ एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो हम लोगों को पता है रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बोल हाँ कि ना। अल्फा कितना, -5, बीटा कितना, -2। तो दोनों का ऐड करके देखो, अल्फा और बीटा को ऐड करके देखो कितना आया, -5 प्लस -2 इज इक्वल टू कितना आया, -7। और b बाई ए, माइनस बी बाई ए को निकाल के देखो, माइनस बी बाई ए कितना आया, ये किसको निकाले, अल्फा प्लस बीटा को, माइनस बी बाई ए निकालो, माइनस इसके लिए b क्या हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +7 और a की वैल्यू 1। तो माइनस ऑफ +7 डिवाइड बाई +1 इज इक्वल टू -7। तो क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर हुआ, हुआ। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या था, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी, -5, बीटा की वैल्यू कितनी, -2। कितना होगा बताओ, अल्फा बीटा को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना होगा, -5 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस 5 2 10। ठीक है, अब देखो c बाई ए कैलकुलेट करते हैं, c डिवाइड बाई ए। c की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में c की वैल्यू कितनी है, यही तो है c अपना, c की वैल्यू कितनी है, +10 और a की वैल्यू कितनी है, +1 कितना आ जाएगा, +10। तो फिर से पता चल गया कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, है ना। तो क्या हम लोगों ने इसका जीरोस भी निकाल लिया, रूट निकाल लिया ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, राइट। और हम लोग को रिलेशनशिप भी पता चल गया जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में। देखो समझ में आया, आसान है रिलेशन एस्टैब्लिश करना और रूट निकालना। आसान तो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द जीरोस ऑफ इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालो सॉरी एंड रिलेशन एस्टैब्लिश करो। चलो लेट्स डू इट। कह रहा है कि पॉलिनोमियल क्या है, x² - 3 = 0। कैसे निकालोगे, बोलो कैसे कैसे निकालोगे। क्या ये ऐसा हो जाएगा, क्या ये ऐसा आएगा, आएगा आएगा। तो अपने को रूट पता चल गया है, क्या क्या है, एक वैल्यू आई है +√3 और एक वैल्यू आई है -√3। तो अल्फा मान लेते हैं +√3, बीटा मान लेते हैं -√3। ठीक है, अब रिलेशन एस्टैब्लिश करने की बारी है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, -b/a के। इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम लोग जनरलाइज फॉर्म से कंपेयर करें, सोचो जनरलाइज फॉर्म क्या है, ax² + bx + c =
ठीक है सी। अब ये वाला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। अब x का कोई टर्म तो दिया हुआ नहीं है ना, x रेज़ टू पावर 1 वाला कोई टर्म नहीं है, तो c की जगह रख लेते हैं -3। तो अब देखो क्या इसको हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करके देखें तो ये 1x स्क्वायर है, b की जगह कुछ नहीं है तो b की वैल्यू 0 है। तो कुछ ऐसा इक्वेशन इसको रीराइट कर सकते हैं हम लोग इस टर्म्स में, 1x स्क्वायर प्लस 0x -3। अरे बोलो यार, कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी +1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो सहमत हो तुम लोग, बाद में वो कर नहीं सकते। अल्फा प्लस बीटा को हम लोगों का रिलेशन स्टैब्लिश करना है। अल्फा की वैल्यू कितनी है +√3 प्लस बीटा की वैल्यू -√3। कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा, क्या ये +√3 -√3 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और b/a की वैल्यू निकाल के देखते हैं, b/a की वैल्यू -b/a की वैल्यू कितनी है, -0/a की वैल्यू +1। 0 डिवाइड बाय समथिंग, अरे यार 0 ही तो होता है। तो क्या अल्फा प्लस बीटा जो कि 0 के बराबर है वो बराबर है -b/a के, जो कि अगेन 0 के बराबर है। रिलेशन स्टैब्लिश कर लोगे, राइट। चलो अगला रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। देखते हैं अल्फा इंटू बीटा निकाल के कितना होता है। अल्फा है +√3, बीटा है -√3, प्लस इंटू माइनस माइनस, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा हो गया -3। और c/a निकाल के देखते हैं कितना होता है, c डिवाइड बाई a। c की वैल्यू कितनी -3, अरे बोलो हाँ 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 कि ना। a की वैल्यू कितनी +1, राइट। -3 डिवाइड बाई +1 कितना आया -3। तो अपने को पता चल गया अल्फा इंटू बीटा और c/a दोनों बराबर है। यही तो रिलेशन है जिसको एस्टैब्लिश करना था। बोलो है कि नहीं, है कि नहीं, हो गया ना ये क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड अ प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and -3 and 2। द सम एंड अ प्रोडक्ट, देखो सम, सम एंड अ प्रोडक्ट ऑफ whose zeros, पॉलिनोमियल के जीरोस को हम लोग किस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा और बीटा के टर्म्स में, जिसको हम लोग रूट्स भी बोल रहे हैं, ठीक है। और बोल रहे हैं उन दोनों रूट्स का सम कितना है -3, और उन दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है +2। ये दे रखा है और तुमसे क्या पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लो, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चीज को पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर तुमको शुद्ध रूप से अल्फा और बीटा दिया रहे और तुमसे पूछे कि बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो तुम बोलते हो कि भैया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। पर दुविधा कहाँ है, दुविधा है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है, अरे बोलो भैया अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की, क्योंकि सम कितना है -3 और प्रोडक्ट कितना है +2, ऐसा कुछ है कि नहीं। चलो सॉल्व करते हैं, इसको मानते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। और स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, अल्फा प्लस बीटा के बोथ साइड, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 है। स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, या फिर इससे काम नहीं बनेगा क्या, इससे काम नहीं बनेगा शायद। सम एंड अ प्रोडक्ट ऑफ zeros is -3 and 2। come on man, the quadratic equation बताइए। ओह सही तो है, सही तो है, इसकी जरूरत ही नहीं है। हम लोगों को ये वैल्यूज तो डायरेक्ट दी हुई ना, वो करने की जरूरत भी नहीं है। हम लोग को यहाँ अल्फा प्लस बीटा पुट कर सकते हैं और यहाँ अल्फा इंटू बीटा पुट कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग को स्क्वायरिंग वाली जरूरत ही नहीं है, झंझट ही नहीं है अपने पास। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 को पुट कर लूं, यहाँ पे x होगा -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह +2 को पुट कर लूं, ठीक है। क्या आ जाएगा x² माइनस माइनस प्लस, तो x² + 3x + 2
यही आएगा। तो पूछ रहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दो, बता दिया भाई हमने। कौन से इक्वेशन को यूज किया, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस वाले में हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ था, बस पुट करना है और आंसर लेकर आना है। चलो आसान चीज है, ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वेरीफाई करो 3, 1 और -3 जीरोस है क्यूबिक पॉलिनोमियल के। 3 -1 और -1/3 सॉरी। तो चलो पॉलिनोमियल देख लेते हैं। px कितना है, 3x³ माइनस 5x², और ये सिलेबस में है नहीं तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें वेरीफाई करना है तो तरीका बता देता हूं। एक बार तुम x की जगह क्या रखोगे 3, और पता चलेगा कि 3 रखने पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। फिर एक बार x की वैल्यू क्या रखोगे -1, और उससे क्या पता चलेगा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है फिर से 0। और एक बार x की वैल्यू क्या रखोगे -1/3, फिर से पता चलेगा पुट करने पे कि अगर ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है तो इस वाली चीज की वैल्यू कितनी आएगी 0 के बराबर। तो अगर आएगी तो तुम बोलोगे कि हाँ भाई ये तीनों जो है वो पॉलिनोमियल का जीरोस है, यानी रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। और बोल रहे हैं रिलेशनशिप वेरीफाई करो। तो हम लोगों ने रिलेशनशिप डिस्कस किया था ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। जहाँ पे ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये चीज c हो जाएगा और ये चीज d हो जाएगा। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, अब एग्जाम में नहीं आएगा, पर अगर इसको बनाना हो तो तुम लोग ऐसे बनाओगे और इस पर टाइम नहीं वेस्ट करते, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बोल रहा है, देख रहे हो विनोद क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जीरोस निकालिए पॉलिनोमियल का और रिलेशनशिप स्टैब्लिश करिए। यही तो किया है हमने पहले इक्वेशन x² -2x -8 इज इक्वल टू 0। देखो क्या इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, हाँ, -4x + 2x -8 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। x कॉमन लोगे, x -4 + 2 x -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करोगे x -4 कॉमन निकाल के क्या बचेगा, ऐसा कुछ। तो x की वैल्यू एक बार कितनी आ जाएगी +4, और एक बार x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक है। रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है तो अल्फा, अब इस वाले इक्वेशन के लिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू इसमें कितनी है +1, b की वैल्यू कितनी है -2 और c की वैल्यू कितनी है -8। चलो अल्फा प्लस बीटा कितना है +4 -2 कितना आया +2, और b/a कितना आ रहा होगा -b/a कितना आ रहा होगा, पुट करो -2, b की जगह तो -2 ही रखोगे, a की वैल्यू +1, माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 / 1 कितना आ गया +2। तो ये वैल्यू, ये रिलेशन तो एस्टैब्लिश कर लिया तुम लोगों ने कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, राइट। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, 4 इंटू -2 कितना होगा -8, और c/a की वैल्यू कितनी है, c कितना है -8 और a की वैल्यू कितनी है +1, तो ये अगेन -8 हो जाएगा। तो फिर से तुम लोगों को पता चल गया अल्फा इंटू बीटा इस बार भी c/a के इक्वल आया, तो रिलेशनशिप यहाँ भी स्टैब्लिश हो गया, ये क्वेश्चन बन गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहे हैं 4s² - 4s + 1। हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं 4s² - 4s + 1। पहले तो इसका रूट निकालना है, इसको 0 के इक्वल करोगे, फिर इसको तोड़ोगे। अच्छा, तोड़ने से पहले इसको देखो,
क्या इसको इस तरह से लिख सकते हो क्या, 2s का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये किसी चीज का स्क्वायर दिख रहा है, अब देखो फॉर्मेट समझो, क्या ये a स्क्वायर है, क्या ये b स्क्वायर है, क्या ये माइनस 2 a b है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को हम लोग a माइनस b का होल स्क्वायर बोल दिया करते हैं, चलो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, किस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या बोलते हो विनोद, लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, लेट्स सी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1, ठीक है, तो एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा, तो चलो 2s माइनस 1 को 0 के बराबर करते हैं, तो 2s इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो s इज इक्वल टू 1/2 आएगा यहाँ पे। फिर से इसको भी जब सॉल्व करोगे तो s की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 अगेन, ठीक है, यानी कि जो रूट्स हैं अपने अल्फा और बीटा इस बार सेम है बेटा, ठीक है, इस बार जो अल्फा और बीटा है वो सेम है, राइट। लेट्स सी क्वेश्चन में और आगे क्या बोला है, अल्फा बीटा निकालने के बाद देखो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, यानी अल्फा बीटा तो निकालना है, उसके बाद बोल रहा है ना रिलेशन भी एस्टैब्लिश करो जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो इस वाले इक्वेशन के लिए बताओ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू, इसका कोएफिशिएंट कितना है +4, b की वैल्यू कोएफिशिएंट -4, c की वैल्यू कोएफिशिएंट +1। अरे बोल भाई, है कि नहीं? रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए हम लोगों को बताना होगा कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b/1 है, अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 आधा आधा 1, और -b है, -b की जगह क्या हो जाएगा -4, b की जगह -4, और माइनस का साइन बाहर में भी है, a की जगह क्या लिखोगे +4, आधा आधा कितना हुआ 1, और ये इधर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +4 डिवाइड बाई +4, कैंसल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। क्या ये सही है? ये रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिए तुम लोग, ठीक है। सेकेंड रिलेशन क्या बोलता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, बोलो बेटा, अल्फा और बीटा दोनों ही 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है +1, और a की वैल्यू कितनी है +4, तो क्या ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 1/4 है। क्या ये रिलेशन स्टैब्लिश कर लिए, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन बन गया ना। तुमको थोड़ा थ्योरेटिकली लिखना होगा, टेक्स्ट बुक में पढ़ना, और उसमें थोड़ा अच्छे से सजा के स्टेटमेंट्स के साथ क्वेश्चन को डिलीवर करना होगा, क्योंकि वहां तुमको स्टेप मार्किंग होगा, और वो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तुम लोग, रफ कॉपी में सॉल्व नहीं कर रहे, तो वहां पे तुमको आराम से लिखना होगा, ठीक है, स्टेटमेंट दे दे के लिखना होगा कि hence there are two roots of this quadratic equation which are 1/2 and 1/2 which are repeating and same, and now we need to establish the relation between sum of roots. Sum of roots is equal to minus of coefficient of x divided by coefficient of x square, तभी ना -b/a बोल रहे हो। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म यानी कि c डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ऐसा रखोगे तब उसको लिखना c/a के इक्वल, और तब जाके पुट करना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ ना, अभी और सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6x स्क्वायर, ये एक्चुअली क्वेश्चन कट गया है तो ये डिस्कस नहीं करते, कर लोगे तुम लोग, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं आया हुआ है, ठीक है। हालांकि अगर इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको भी करके देख लेते हैं। अगर मान लो ये क्वेश्चन 6x स्क्वायर -3, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, उसमें 3 टर्म्स है, ये क्वेश्चन यहाँ पे कट गया है, तो ये रियल क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी का, बट क्वेश्चन है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 6x स्क्वायर -3,
इसको 0 के इक्वल, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 को कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 को उधर भेजो, 0 डिवाइड बाई 3 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। -1 को उधर भेजो, ये +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x²। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 2 का रूट अंडर, ठीक है 1 डिवाइड बाई 2 का रूट अंडर, तो ये किस में हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 1/2, ठीक है। तो अल्फा क्या हो जाएगा +1/√2, बीटा क्या हो जाएगा माइनस 1/√2। उसी तरह से फिर से हम लोगों को रिलेशन स्टैब्लिश करना होगा, तो फिर से हम लोग करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b माइनस b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। और अल्फा और बीटा की वैल्यू देख लो, अल्फा बीटा की वैल्यू तो तुम लोगों को मिल गई है, ए बी सी की वैल्यू देख लो। ए होगा कॉफिशिएंट ऑफ x² यानी कि +6, बी होगा कॉफिशिएंट ऑफ x, दिख रहा है क्या यहाँ पे x नहीं दिख रहा, यानी x है ही नहीं, तो उसका कॉफिशिएंट कितना है 0, x वाला टर्म नहीं है, तो b का कॉफिशिएंट कितना हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया 0। अब देखो c कितना है, कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितना है -3, c की जगह रखोगे -3, इस चीज को इसमें पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है करके देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा ये वाला करके देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा +1/√2 इंटू -1/√2, सी कितना होगा, सी होगा -3, और ए कितना है ए है +6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -1/2, और यहाँ पे भी आ जाएगा -1/2। इस तरह से रिलेशन स्टैब्लिश कर लोगे, सेम चीज अल्फा प्लस बीटा में भी कर लोगे, ठीक है। चलो ये दोनों क्वेश्चंस गलत है, एक को डिस्कस कर दिया, एक खुद से बना लोगे, एनसीईआरटी में कोई और क्वेश्चन होगा उसको तुम लोग सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन है 4u² + 8u, ठीक है। क्वेश्चन है 4u² + 8u इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लोगे, 4u कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा 4u कॉमन लेने के बाद इसमें बचेगा u प्लस इसमें क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार 4u इज इक्वल टू 0 और एक बार u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो u की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0, और यहाँ से u की वैल्यू कितनी आएगी -2। अब देखो यही दोनों तो रूट है, तो अल्फा को 0 मान लो और बीटा को -2 मान लो, ठीक है। अब रिलेशन एस्टैब्लिश करना होता है हम लोगों को, हमारी प्रथा है रिलेशन एस्टैब्लिश करने की, ठीक है। बताओ a की वैल्यू कॉफिशिएंट ऑफ u² के बराबर होगी यानी +4, b की वैल्यू कितनी है कॉफिशिएंट ऑफ u यानी +8, c की वैल्यू कितनी है कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म जो कि है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है। अरे इस इक्वेशन को ऐसे रिराइट नहीं कर सकते 4u² + 8u + 0 इज इक्वल टू 0, तो यही तो c है, ठीक है कि नहीं है, यही तो c है। अब चलो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए, अल्फा प्लस बीटा को ऐड करो 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -b बाई ए, -b यानी कि -+8, ए की वैल्यू कितनी +4। चलो सॉल्व करो, ये आएगा कितना -2, इधर कितना आएगा 4 से 8 को कितने टाइम्स में लेके जाओगे 2 टाइम्स में, तो क्या इधर भी -2 होगा, होगा कि नहीं होगा, ये रिलेशन स्टैब्लिश हो गया, हाँ ना, हो गया ना। चलो इस वाले क्वेश्चन में एक और रिलेशन स्टैब्लिश करना होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो कितना आएगा बताओ, अल्फा है 0, बीटा कितना है -2, 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, ठीक है। c कितना है, c की वैल्यू कितनी है बताओ 0, 0 डिवाइड बाई ए, ये भी कितना आएगा 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, क्या ये दोनों इक्वल है, ये रिलेशन स्टैब्लिश हो गया, बात बन गया हमारा। t² - 15, इस क्वेश्चन को देखते हैं, t² - 15 इज इक्वल टू 0, अल्फा बीटा निकालना है,
टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, फटाफट कैलकुलेशन, ठीक है। टी इज इक्वल टू रूट अंडर प्लस माइनस 15, ठीक है। तो अल्फा कितना आया, रूट अंडर प्लस 15, और बीटा कितना आया, रूट अंडर माइनस 15। देखो जब भी रूट में जाए प्लस माइनस बाहर निकालना, इस चीज को भूलना नहीं है तुम लोगों को, ये करना होगा, इसको बिल्कुल ध्यान से करना होगा। चलो रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। अल्फा बीटा यानी प्लस 15 रूट अंडर प्लस ऑफ माइनस रूट 15, जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस बी बाई ए बी सी की वैल्यू देख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर यानी कि +1, कुछ नहीं है तो यहाँ +1 है, कुछ नहीं है तो +1 है। कॉफिशिएंट ऑफ टी की वैल्यू कितनी होगी, कॉफिशिएंट ऑफ टी की वैल्यू कितनी होगी, बी। इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं हम लोग, टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15 इज इक्वल टू 0 में, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, a और यहाँ पे b और a पूरा टर्म c। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है 0 और c की वैल्यू कितनी है -15। चलो तो माइनस बी बाई ए करोगे तो माइनस ऑफ 0 डिवाइड बाई +1, तो 0 डिवाइड बाई समथिंग, अरे 0 ही तो होगा। चलो क्या ये रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। चलो अगर हमसे पूछे अल्फा इंटू बीटा, तो क्या ये सी बाई है। बार बार एक ही क्वेश्चन को इसलिए किया जा रहा है, एक ही टाइप का क्वेश्चन इसलिए किया जा रहा है कि तुमको इतना प्रैक्टिस हो जाएगी, यहां से तो मार्क्स नहीं छूटना चाहिए यार, बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी, यहां से छोड़ दोगे मार्क्स तो। अल्फा इंटू बीटा प्लस रूट अंडर 15 इंटू माइनस रूट अंडर 15 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू कितनी है -15, अरे फटाफट बोलो यार, ए की वैल्यू +1, रूट 15 बाहर निकलेगा 15 प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा -15 इज इक्वल टू -15, सच बात है। तो ये रिलेशन फिर से हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। सब कुछ कर लिया, ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लोगे, इजी है, सेम पैटर्न। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। बोल रहे हैं फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ठीक है। बोल रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल दिया, जो तुम लोगों को नंबर्स दिया हुआ है ना, उसमें से एक क्या है, सम ऑफ जीरोस, और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और यहां से निकालो तो पॉलिनोमियल, ठीक है। अपने को पता है, क्या पता है, ये वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा से हम लोग को पॉलिनोमियल पता चल जाएगा अगर हम लोग को अल्फा और बीटा की वैल्यू, सॉरी, अगर हम लोग को सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वही किए हुए, जो पहला नंबर है वो सम ऑफ रूट्स है और जो दूसरा नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। कह रहा है पहला वाला क्वेश्चन कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। तो उस इक्वेशन में पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा इंटू बीटा यानी माइनस ऑफ 1/4 माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, ठीक है। इज इक्वल टू 0 मान के देखते हैं, 0 मान के करते हैं, रीअरेंज करो -x/4 प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये पॉलिनोमियल ऐसे ही आ गया हमारा। अगर इसको रीअरेंज करना है तो तुम एलसीएम भी ले सकते हो, ऐसे कर सकते हो 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के टर्म्स में, जहाँ पे 4 का जो एलसीएम होगा वो उस साइड बेस्ड हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसे भी जब लिख लोगे ना एग्जाम में तो भी तुम्हारा आंसर सही है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोल रहे हैं √2 और 1/3। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना √2 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1/3। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, √2 हाँ 1/3 यही दिया हुआ है। चलो
हम लोगों को अगर रूट से पॉलिनोमियल निकालना हो तो हम लोग क्या यूज करते फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बताओ बीटा। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3। आंसर। ज्यादा मन है तुम्हारा, बहुत ज्यादा मन है तुम्हारा तो इसको ऐसे कर सकते हो, एलसीएम लेके अरेंज कर सकते हो। अगर सबका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3, तो क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस √2 इंटू सॉरी कॉन्स्टेंट 3√2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फिर इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हो, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 और √5 बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा कितना, आयो 0, अल्फा इंटू बीटा कितना √5g। क्या होगा पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस, याद हो जाना चाहिए तुमको, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पे और यहाँ पे पुट करो √5, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर 0 इंटू समथिंग 0। तो ये वाली टर्म पूरी छोड़ सकते हैं हम लोग, ऑमिट कर सकते हैं, सीधा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 1 क्वेश्चन में बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा कितना 1 और अल्फा इंटू बीटा कितना 1। ठीक है, अपने को तो एक ही फॉर्मूला याद है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बोलो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या पुट करेंगे 1 और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या पुट करेंगे 1, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। निकल गया पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन -1/4 1/4 बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है -1/4 और प्रोडक्ट कितना है 1/4। लेट्स क्रॉस चेक ना, यही है ना -1/4 एंड 1/4, राइट। अब देखो फॉर्मूला हम लोग को वही लगना है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। पुट करो भाई, अब क्या सोचना, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखोगे -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह वापस से क्या रखोगे 1/4। कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। ठीक है, ज्यादा इच्छा है तुम्हारा ऐसे कर लो, एलसीएम ले लो, कौन रोक रहा, कोई रोके तो बताना। 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और 4 को बाद में वहां भेज सकते हो बाहर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। देखो इस वाले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, सम की वैल्यू 4, प्रोडक्ट की वैल्यू 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो हम लोगों को इक्वेशन अब याद हो जाना चाहिए, क्या बोलते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखोगे 4 रखोगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखोगे 1 रखोगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ठीक है, तो ये वैल्यू भी, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखो यही था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुमसे पूछ रहा है जिसमें क्या बोल रहा है, सम और प्रोडक्ट उसने दे रखा है। तो हम लोगों को यही वाला फॉर्मूला पता है कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम दे रखेगा, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम दे रखेगा सम दे रहा होगा और प्रोडक्ट दे रहा होगा, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट करके हम लोग को पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग अब होशियार हो गए हैं क्वेश्चन कर करके, और हम लोगों को पता है ये सब क्वेश्चन आसान है, इसको ज़्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आएगा आराम से बना लोगे। क्या बोलते हो, आराम से बना लोगे, है ना। तो
इस तरह से तुम्हारा पॉलिनोमियल समाप्त होता है। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं जब उसका पहला टर्म जीरो नहीं हो, नॉन जीरो होना चाहिए, प्लस में सारे रियल नंबर्स होने चाहिए जो कोफिशिएंट्स है ना, और जो एक्स पे पावर होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि पॉलिनोमियल को तीन टाइप से डिवाइड करते हैं भाई। एक तो वेरिएबल्स के बेसिस पे यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट और ट्राईवेरिएट, इस टाइप से। डिग्री के बेसिस पे करते हैं। डिग्री के बेसिस पे डिवीजन कैसे होगा, देखो जब जीरो रहे तो उसका डिग्री डिफाइंड नहीं है, बाकी एक कांस्टेंट हो जाएगा, लीनियर होगा, उसके बाद क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा। फिर तीसरा जो डिवीजन था वो किसके, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे था। तो नंबर ऑफ टर्म्स में एक टर्म हो तो मोनोमियल बोलते हैं, दो टर्म हो तो बाइनोमियल, तीन टर्म हो ट्राइनोमियल, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात किया वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, पॉलिनोमियल में जो बोल रहा है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 5 पे निकालो, तो पॉलिनोमियल में जितना वेरिएबल है उसके जगह x की वैल्यू को 5 पुट कर देंगे और जो आंसर आएगा वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, वो वैल्यू x की जिससे वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में हम लोगों को पता चला कि इस वाले पॉलिनोमियल में -2 की वैल्यू पुट करने पे ये वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी कि -2 इसके लिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, इसके बाद हम लोगों को पता चला कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इस तरह से हम लोग ब्रेक करके निकाल लेते हैं। ये वाला मेथड हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। इस तरह से फैक्ट मतलब इसको जब तोड़ देते हो तुम लोग, x² + 5x + 6 को हम लोगों ने तोड़ा, 5x को +3x + 2x में तोड़ा। 9th क्लास में ये चीज़ हम लोग को पढ़ना रहता है, ठीक है। उसकी मदद से हम लोगों को पता चला दो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकल गए और उनका नाम क्या रखा आपने, उनको रूट्स भी बोलते हैं और उन रूट्स को क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए डरने का नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों को पता चला कि जो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं किसी पॉलिनोमियल के वो हमेशा कम होते हैं या बराबर होते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के। क्या बात है, कर चुके हैं हम लोग इस बात को, ठीक है। फिर हम लोगों को रिलेशन कुछ पता चला कि जो रूट्स हैं जिनको अल्फा और बीटा हम लोग बुला रहे थे वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। b तुमको पता है b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² और c क्या है, कांस्टेंट ऑफ, ठीक है। ये सब पता है तुम लोगों को। उसके बाद हम लोगों को पता चला कि अगर हम लोगों को अल्फा और बीटा दिया रहे और पूछे कि वापस से बेटा पॉलिनोमियल क्या है, तो तुम क्या करोगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करके इस वाले इक्वेशन पे, किस वाले इक्वेशन पे, इस वाले इक्वेशन पे x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा पे पुट कर दोगे और हम लोगों को रूट से वापस पॉलिनोमियल की वैल्यू पता चल जाएगी। और इस तरह का ही क्वेश्चन हम लोगों ने हर बार सॉल्व किया है, ठीक है। तुम लोगों को पता है क्यूबिक में भी ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट करता है, पर क्योंकि क्यूबिक सिलेबस में नहीं है इसलिए हम लोग कोई क्वेश्चन क्यूबिक का नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो, हम लोगों से पूछा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। हम लोग बहुत होशियार, हमने को पता था कि जब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस से टकरा रहा होगा वहां y की वैल्यू जीरो आ रही होगी और उसी को गिन के हम लोग बता पाएंगे कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हैं, यानी अल्फा, बीटा, गामा, इन सब की वैल्यूज। तो पता चला यहाँ कहीं नहीं टकरा रहा है, ये जीरो है, यहाँ एक बार टकरा रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 बार टकरा रहा है, यहाँ पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3 है, यहाँ 2 बार टकरा रहा है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है। उसी तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट जब हम लोग मूव किए तो हम लोग को पता चला कि एक पॉलिनोमियल दे दिया और उससे पूछा कि इसके जीरोस निकालो और इसका रिलेशन एस्टैब्लिश करो। और ऐसे हम लोगों ने प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस किए, कितने, लगभग हम लोगों ने 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे किए ही किया, ठीक है। तो उसमें घबराने का नहीं है। ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, पॉलिनोमियल दे दिया, बोला कि पहले तो इसका जीरोस निकाल लो, उसके बाद रिलेशन एस्टैब्लिश कर लो। तो जीरोस हम लोग निकाल लेते हैं अल्फा बीटा और उसके बाद उसका रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। इस टाइप का रिलेशन हम लोग एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं कि नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन किए हम लोगों ने, ठीक है। फिर हम लोगों को फाइनली वो वाला क्वेश्चन मिल गया जिसमें पॉलिनोमियल के लिए सम दे दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो और अपने से पूछ रहा हो पॉलिनोमियल क्या है, रूट्स का सम, यानी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का सम दे दिया हो, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट दे दिया हो और पूछ रहा है कि आप बताइए कि पॉलिनोमियल क्या होगा। फिर वो वाला इक्वेशन x² प्लस अल्फा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वाले पे पुट करके हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर ले रहे होंगे, ठीक है। ये चीज़ आसान है, इसके लिए ज़्यादा टाइम पास नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो
कुछ इस तरह कहीं क्यूबिक के लिए भी आया था, क्यूबिक के लिए भी ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, पर क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं इसीलिए हम लोग इसको बिना सॉल्व करे आगे बढ़ गया। एनसीईआरटी एग्जाम्पल अब इसमें ढेर सारे क्वेश्चन थे कि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लो। तुम लोगों को पता है कि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, पिछले 5-7 क्वेश्चन में हम लोगों ने इस चीज को सॉल्व किया, ठीक है। तो हम लोगों ने जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला, उसको अल्फा बीटा बोला, और फिर जब पूछा कि रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करो तो फिर भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, एस्टैब्लिश किया हम लोगों ने रिलेशन। फिर नेक्स्ट टाइप के जब क्वेश्चन आए वो कैसे थे, इस टाइप वाले क्वेश्चंस थे कि तुमको बोला है कि सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, और फिर पूछ रहा है पॉलिनोमियल निकालो, और तुमको पता है ये अपना हीरो वाला इक्वेशन, ये याद रखोगे काम बन जाएगा। और तुम लोगों ने बहुत स्मार्ट मूव खेला, इस इक्वेशन को याद कर लिया और फाइनली इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। तो एग्जाम में जब पॉलिनोमियल रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप बिल्कुल बनाएंगे और एक भी नहीं छूटने वाला, क्योंकि बहुत फिक्स्ड लिमिटेड 2-3 टाइप का पैटर्न है जिसपे क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे मार्क्स तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। आई होप कि तुमको मज़ा आया होगा इस लेक्चर में। अगर मज़ा आया तो तुम और भी पुरानी प्लेलिस्ट है जिसपे हम लोगों ने वॉल्यूम का भी वन शॉट कर रखा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का भी वन शॉट कर रखा है, वो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। और आई होप कि तुम एंजॉय कर रहे हो, एंड कुछ फीडबैक है तो कमेंट में लिखो, कुछ क्वेश्चन है तो वो भी तुम क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी, नेक्स्ट टाइम हम लोग किसी और चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, मज़े लेते रहो मैथ्स के। और तुमको पता है ये हायर क्लासेस में इंप्लीमेंट होने वाला है रियल लाइफ में, तो इसलिए बोरिंग नहीं लगे, एंजॉय करते रहो मैथ्स के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।